हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे ड्राई आई डिजीज़ के बारे में। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कॉमन टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में भी ये अच्छा खासा वेटेज रखता है ऑप्टोमेट्री एग्ज़ाम के अंदर, और बहुत ही कॉमन है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको ये टॉपिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इससे रिलेटेड डाउट्स ना रहें। तो शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें इसको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आओ। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है ड्राई आइज़ का। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या नॉर्मल होता है, क्या है ड्राइनेस से पहले वाला फेज़, लाइक नॉर्मली क्या होता है फंक्शनिंग ऑफ द टीयर फिल्म एंड ऑल, वो हम कवर करेंगे। फिर अभी हम देखेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़ कैसे हम ड्राई आई को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर उस क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे उसके। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। फिर देखेंगे ड्राई आई के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। टीयर फिल्म टेस्ट मीन्स ड्राई आई को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या टेस्ट करे जाते हैं और कैसे करे जाते हैं वो देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे ग्रेडिंग एंड फाइनली ट्रीटमेंट से इस टॉपिक को एंड कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो व्हाट इज़ ड्राई आई, राइट? तो ड्राई आई डिजीज़ is a multifactorial disease of the ocular surface characterized by the loss of homeostasis of the tear film and accompanied by the ocular symptoms in which tear film instability and hyperosmolarity, ocular surface inflammation and damage, and neurosensory abnormalities play etiological roles. अब ये मैंने क्या इंग्लिश में इतना बड़ा सा बोल दिया, जो लिखा था मैंने वही पढ़ दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है मैंने यहाँ पे 3 वर्ड को मार्क करा है जो मेन वर्ड्स आपको समझने हैं इस डिफिनेशन के अंदर से। दैट इज़ 3 वर्ड्स हैं, मैंने अलग कलर से इसे डिनोट कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको क्या क्या है वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब ये होता है ड्राई आई होने का सिर्फ कोई एक वजह नहीं है, एक कॉज नहीं है, इसके साथ मल्टीपल कॉजेज़ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, एक कॉज नहीं है, इसके साथ मल्टीपल कॉज एसोसिएटेड है, मतलब एक वजह से ये नहीं होता है। ठीक है, अदर थिंग है होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस एक्चुअली आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करने को हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब इसको समझे कैसे। सपोज़ आप बैठे हो, आपका नॉर्मल हार्ट रेट से आपका हार्ट बीट जो है आपका नॉर्मली चल रहा है, लाइक 72 बीट्स पर मिनट और 70 बीट्स पर मिनट, ऐसा आपका हार्ट रेगुलेट हो रहा है, राइट। अब आप रनिंग हो जाते हो तो बट आपका हार्ट बीट चला जाता है 110 और 120 लाइक दैट। लेकिन वापस जब आप नॉर्मल स्टेट पे आते हो तो बॉडी अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेता है लाइक इट्स हैज़ टू बीट अ नॉर्मल बीटिंग्स। समझ में आया? तो ये जो नॉर्मल थिंग्स को मेंटेन करने के अप्रोच में जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, अब लास्ट में हाइपर ऑस्मोलैरिटी। हाइपर ऑस्मोलैरिटी एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड के अंदर जिसमें ब्लड के अंदर जो है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ड्राइनेस हो सकती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देखें तो ड्राई आइज़ के अंदर बेसिकली एक टीयर फिल्म चीज़ है। टीयर फिल्म का अनस्टेबल हो जाना ड्राई आई को जन्म देता है। सिंपल सी बात है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म लीड्स टू ड्राइनेस। ओके, सो व्हाट इज़ नॉर्मल। नॉर्मल है क्या? बेसिकली यहाँ पे मैं नॉर्मल की बात करूँ अगर, तो नॉर्मल टियर फिल्म की बात करूँगा कि नॉर्मल टियर फिल्म होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो सबसे पहले टियर फिल्म का जो डिस्कवरी किया था वो वुल्फ ने किया था, और उसको उन्होंने बोला था प्री कॉर्नियल फिल्म। प्री कॉर्नियल फिल्म का मतलब है कॉर्निया को कवर करके एक और लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं टियर फिल्म। ओके, टियर फिल्म के 3 लेयर होते हैं। पहला है एक्वस लेयर, दूसरा है लिपिड लेयर, तीसरा है म्यूसिन लेयर। तो सबसे पहले नंबर पे एक्वस,
सेकंड सॉरी सबसे पहले नंबर पे लिपिड, दूसरे नंबर पे एक्वस, तीसरे पे म्यूसिन लेयर होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपको लैक्रिमल ग्लैंड दिख रहा है ये हमारा कंस्टिट्यूट करता है एक्वस लेयर, जिसका थिकनेस अराउंड 7 माइक्रोन्स के आसपास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंजंक्टाइवा के पास एक ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं जो कि हमारा म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसका थिकनेस अराउंड 0.2 माइक्रोन्स होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मीबोबियन ग्लैंड्स होते हैं। ओके, मीबोबियन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं द लिपिड लेयर, उसका थिकनेस 0.1 माइक्रोन्स के आसपास होता है। ओके, तो ये तीनों, ये एक नॉर्मल टीयर फिल्म का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा टीयर फिल्म होता चाहिए नॉर्मल। अब इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, हो सकता है एक्वस लेयर की कमी आ जाए या म्यूसिन लेयर की कमी आ जाए या लिपिड लेयर की कमी आ जाए। तो इसका अनस्टेबिलिटी अगर अनस्टेबिलिटी अगर होगा इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे ड्राई आई हो सकता है, होगा इस केस में अगर टीयर फिल्म का अनस्टेबिलिटी हो जाता है तो। अब जानते हैं फंक्शंस क्या है टीयर फिल्म के। टीयर फिल्म के फंक्शंस है ये कि पहला बात तो ये कंजंक्टाइवा और कॉर्निया को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। दूसरा, एक ऑक्सीजन का सोर्स है कॉर्नियल एपिथेलियम के लिए, और जितने भी गंदी चीज़ होती है उसको एक वॉश करने का भी काम अब हमारा ये टीयर फिल्म करता है। और टीयर फिल्म के अंदर जो आपका जो लेयर्स है उसके अंदर बहुत सारे लाइजोजाइम्स, बीटा सेलिन, इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको डिजीज़ से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। और ये क्या है, अब सपोज़ आपके दरवाजे के अंदर अगर लुब्रिकेशन नहीं है, लाइक तो वो खुलने में प्रॉब्लम होता है। सेम वेज हमारे लिड्स के साथ भी होता है, लाइक हम लोग को ब्लिंक करने में प्रॉब्लम होगा अगर हमारे लिड्स को एक प्रॉपर लुब्रिकेटिंग एजेंट ना दिया गया तो। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर अप टू दिस। ये तो बात हो गई फंक्शंस की। अब बात करते हैं सिक्रेशंस की। तो बेसिकली 3 तरह के सिक्रेशंस होते हैं। पहला है रिफ्लेक्स सिक्रेशन। रिफ्लेक्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्स। ठीक है, दूसरा है आपका बेसल सिक्रेशन, लास्ट है इमोशनल सिक्रेशन। इमोशनल सिक्रेशन, रिफ्लेक्स सिक्रेशन तो तब होगा जब आपके ऊपर कोई स्टिमुलस आए, ओके, कोई इरिटेशन पार्टिकल या फिर आप खुद से रब करो, तब वो रिफ्लेक्स सिक्रेशंस विल कम इनटू प्ले। ओके, अब बात करते हैं बेसल सिक्रेशन की। तो बेसल सिक्रेशन नॉर्मल सिक्रेशन को बोलते हैं, जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड एंड मेबियन ग्लैंड दैट ग्लोबुलेट सेल्स विल कंस्टिट्यूट, ये आपका नॉर्मल सिक्रेशंस है। ठीक है, अब लास्ट में आता है इमोशनल सिक्रेशन। व्हेनेवर यू इमोशनली क्राई, तब इमोशनल सिक्रेशंस आता है। ये कोई अलग टाइप का नहीं है, बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्स के अंदर ही इसको कंसिडर कर सकते हैं, इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन की बात करें तो DWES मतलब ड्राई आई वर्कशॉप 2 के अकॉर्डिंग दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है एक्वस डिफिशियंसी ड्राई आई। एक्वस डिफिशियंसी ड्राई आई ऑल्सो नोन एज केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका, इसको हम लोग केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका भी बोलते हैं। ये जो है जॉगरन सिंड्रोम्स के वजह से होता है। अब जॉगरन सिंड्रोम क्या है? जॉगरन सिंड्रोम कैन बी प्राइमरी और कैन बी सेकेंडरी। तो जॉगरन सिंड्रोम है क्या? एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें मल्टीपल फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइक प्राइमरी में क्या होगा कि यहाँ पे ड्राइनेस, मतलब आईज तो आपकी ड्राई होनी है। ओके, प्राइमरी सिम्टम प्राइमरी के अंदर, उसके साथ साथ माउथ का भी ड्राइनेस होगा। तो प्राइमरी मतलब ड्राइनेस ऑफ आईज प्लस माउथ। ठीक है, जॉगरन सिंड्रोम इन प्राइमरी केसेस। एंड सेकेंडरी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस ऑफ आईज होगा, सिर्फ ड्राइनेस ऑफ आईज, इट्स नॉट इंक्लूडेड विद द माउथ।
ओके, अब बात करते हैं लैक्रिमल डिफिशेंसी की। दूसरा रीज़न है एक्वस डिफिशेंसी ड्राई आई का, लैक्रिमल डिफिशेंसी। ये हो सकता है कि आपके इंक्रीज़ इन एज के वजह से, एज बढ़ने के वजह से लैक्रिमल ग्लैंड जो है जितना सिक्रेशंस करना चाहिए उतना सिक्रेट नहीं कर पा रहा है एक्वस, तो उसके वजह से हम लोग कहेंगे एज रिलेटेड एक्वस डिफिशेंसी, हाइपोसिक्रेशन विल बी ए कॉज ऑफ लैक्रिमल डिफिशेंसी और एक्वस डिफिशेंसी ड्राई आई। ठीक है, उसके बाद है सर्जिकल रिमूवल। और किसी किसी केसेस में अगर लैक्रिमल ग्लैंड हमने सर्जिकली रिमूव कर लिया है तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्वस सोर्स जो है वो बंद हो चुका है, एक्वस जो लेयर प्रोडक्शन होना है लैक्रिमल ग्लैंड से वो बंद हो चुका है, जिसके वजह से हमें एक्वस डिफिशेंसी ड्राई आई फेस करना पड़ सकता है। मे बी मेनी ऑफ बिकॉज ऑफ ट्यूमर्स के वजह से, ट्यूमर्स हो गए उसके वजह से भी होता है ये। अब बात करते हैं लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की। लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, आपके डक्ट के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो अगेन सेम थिंग, आपका जो टीयर प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो पास होने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके वजह से आपको एक्वस डिफिशिएंसी ड्राई आई हो सकता है। अगला स्टेज है हाइपर सेक्रेटरी स्टेट। ये स्टेट डिफरेंट कंडीशंस में देखे जाते हैं, लाइक फेमिलियल डिसऑटोनोमिया, पार्किंसन डिजीज़, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के केस में या कॉन्टैक्ट लेंस वियरर के केस में देखने मिलता है। अदर डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स सच एज डायबिटीज मेलाइटस एंड स्यूडो एक्सफोलिएशन। ओके, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। Now the second cause of the dryness is evaporative dry eye। पहला हमने देखा था एक्वस डिफिशिएंसी, उसके अंदर के कॉजेज आपको बताया लाइक लैक्रिमल डिफिशिएंसी, जॉगरन सिंड्रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड अब लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपर सेक्रेटरी स्टेट्स एंड अदर डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज मेलाइटस एंड स्यूडो एक्सफोलिएशन। अब हम बात करेंगे इवापोरेटिव ड्राई, दूसरे टाइप ऑफ ड्राई आई की जो इवापोरेटिव ड्राई आई के अंदर गिरती है। तो सबसे पहला क्या है, इवेपोरेटिव ड्राई आई इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल टीयर फिल्म एंड दस इंक्रीज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे आएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 लेयर हैं, ठीक है, 3 लेयर हैं। सबसे पहला है आपका म्यूसिन लिपिड लेयर, फिर है एक्वस, फिर है आपका म्यूसिन लेयर। तो सपोज आपका किसी केस में लिपिड सेक्रेशन रुक जाए तो लिपिड सेक्रेशन का मतलब काम ये है कि एक्चुअली ये एक्वस को होल्ड करके इवापोरेट होने से प्रिवेंट कर रहा है, और म्यूसिन लेयर का काम है कि वो एक्वस लेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। तो लिपिड लेयर अगर जैसे आपका प्रॉब्लम हो गया लिपिड लेयर के अंदर, सपोज किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लिपिड सिक्रेशंस में अगर कमी है, ठीक है, वो वजह के बारे में भी जानेंगे किस वजह से लिपिड लेयर के अंदर कमी आती है। तो सबसे पहले अगर लिपिड लेयर के अंदर कोई कमी है तो क्या होगा, इवेंचुअली यहाँ पे ऑयल जो है उसको प्रिवेंट, एक्वस लेयर को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, इवेंचुअली ये क्या हो जाएंगे, वाटर विल इवापोरेट इन द नॉर्मल टेम्परेचर। तो दिस लीड्स टू द इवापोरेटिव ड्राई आई। ये नॉर्मल मैकेनिज्म था, लिपिड का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो लिपिड जो है उसके ऊपर आ नहीं पा रहा है एक्वस लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से इसका इवापोरेशन हो जा रहा है। ओके, तो पहला कॉज क्या है इवेपोरेटिव ड्राई आई का, दैट इज मीबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। सबसे पहले मीबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन की बात करें तो मीबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन मतलब मीबोबियन ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, उसका पहला कैटेगरी एमजीडी होता है, दैट इज एमजीडी मीबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। इसके अंदर मीबोबियन ग्लैंड काम करना बंद कर दिया, जिसके वजह से आपका लिपिड लेयर जो तेल वाला लेयर है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाया और आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। ओके, अब आता है एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से हो सकता है, या क्रॉनिक ब्लेफराइटिस और मीबोमाइटिस की वजह से। क्रॉनिक ब्लेफराइटिस और क्रॉनिक पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस की वजह से हो सकता है, दैट इज़ मीबोमाइटिस वी कॉल इट। ओके, मीबोमाइटिस में क्या होता है, ग्लैंड थोड़े से ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से जितना म्यूसिन लिपिड निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकल पाता, जिसके वजह से ड्राइनेस होती है, इवेपोरेटिव ड्राइनेस। ठीक है, रोजेशिया हो सकता है कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ द मीबोबियन ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ मीबोबियन ग्लैंड लीड्स टू द इवेपोरेटिव ड्राइनेस।
अब बात करते हैं इवेपोरेशन इन एनी आई डिसऑर्डर ऑफ लिड अपर्चर एंड ब्लिंक डायनामिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर क्या है कि आपका अगर ब्लिंकिंग रेट कम है तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन होता है इवेपोरेटिव ड्राई आई के लिए। ओके, लो ब्लिंकिंग रेट और डिफेक्टिव ब्लिंकिंग रेट्स लीड्स टू द इवेपोरेटिव ड्राई आई। दूसरा है लैग ऑफ थैलमस। ओके, और सम डिजीज लैग ऑफ थैलमस एज सीन इन फेशियल नर्व पाल्सी, सीवियर प्रोटोसिस, सिंबल फेरॉन, जिसके अंदर आपका एडहेरेंट टाइप का हो जाता है, उसमें आपका आई क्लोज नहीं कर पाते हो, आप ब्लिंक नहीं कर पाते हो उस केस में, तो आपका इवेंचुअली क्या होगा, ड्राई इवेपोरेटिव ड्राइनेस हो सकता है। ओके, ऑकुलर सरफेस रिलेटेड टू ड्राई आइज। ठीक है, ऑकुलर सरफेस रिलेटेड ड्राई इवेपोरेटिव ड्राई आई इसके कभी इस केस में होता है जैसे विटामिन की डिफिशिएंसी है, विटामिन ए डिफिशिएंसी, और कुछ एलर्जिक कंडीशंस में आपको ड्राइनेस फेस करने मिलता है, सच एज कंजक्टिवाइटिस। ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसके अंदर सिम्टम्स जो होंगे बहुत ही सिंपल से होंगे, दैट इरिटेशन, और उस पेशेंट्स को लगेगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, लाइक समथिंग हैज़ फॉलन इनटू हिज आइज, और इचिंग, फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, नॉन स्पेसिफिक ऑकुलर डिस्कम्फर्ट, क्रॉनिक सोर आई एंड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ड्रॉप इंस्टॉल्ड अर्लियर। तो ये सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट बोलेगा मैं ड्रॉप्स लगा रहा हूँ बट इट नॉट रिस्पॉन्डिंग, so these kind of features will come into कंसिडरेशन वाइल यू टेक हिस्ट्री। जब पेशेंट का हिस्ट्री आप लोगे तो इस टाइप का कंप्लेंट्स पेशेंट्स का होगा। बात करते हैं साइंस की। साइंस की बात करें तो सबसे पहले आता है टीयर फिल्म साइन। टीयर फिल्म के अंदर क्या क्या चेंज होगा, तो टीयर फिल्म में शो म्यूकस डिस्चार्ज, स्टिंगी म्यूकस डिस्चार्ज, कुछ चिपचिपा सा डिस्चार्ज होगा उसके अंदर से, और मार्जिनल टीयर स्ट्रिप विल बी रिड्यूस्ड और प्रेजेंट। नॉर्मल जो टीयर स्ट्रिप होता है, मान लो ये आपका आई है, जस्ट अ सेकेंड आई विल ड्रॉ एंड डेमोन्स्ट्रेट यू, तब आपको समझ आएगा। ये आपका लोअर लिड है, यहाँ पे मार्जिनल स्ट्रिप का मतलब यहाँ पे एक लेवल पे आपका मार्जिनल स्ट्रिप में 1 mm तक एक हाइट होती है उसकी मार्जिनल टीयर की। ये मार्जिनल टीयर की 1 mm की विड्थ होती है। इससे या तो घट चुका होगा या कंप्लीटली एब्सेंट होगा। ओके, तो मार्जिनल टीयर्स हमको नहीं देखने मिलेंगे और बहुत मिनिमल देखने मिलेंगे। और इसके अंदर अगर आपको टीयर्स के अंदर फ्रोथी डिस्चार्ज मिले, लाइक फोम लाइक डिस्चार्ज मिले, तो दैट विल बी द इंडिकेशन ऑफ मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। ठीक है, फ्रोथी डिस्चार्ज की वजह से मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन हो सकता है। दिस इंडिकेट्स मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन। बात करते हैं कंजंक्टाइवल साइन की। कंजंक्टाइवल साइन के अंदर जो कंजंक्टाइवा है उसकी जो चमक है, लस्चर है, वो कम हो जाएगी, थोड़ी सी कंजेशन देखेंगे, कंजंक्टाइवल जेरोसिस एंड केरेटिनाइजेशन में अकर। जेरोसिस दिखेगी और केरेटिनाइजेशन में अकर इन सच केसेस। कॉर्नियल साइंस की बात करें तो दे मे शो पंक्टेड इपिथेलियल इरोजन्स, फिलामेंटस एंड म्यूकस प्लग्स, और इस केस में भी कॉर्निया माइट लूज लस्चर। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। आज हमारे सोसाइटी में बहुत लोग जो हैं ड्राइनेस को बहुत इजी वे में लेके चलते हैं, जो कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन बी विजन थ्रेटनिंग एज वेल। विजन थ्रेटनिंग है, आपका क्या हो सकता है, एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से आपका एपिथेलियल ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसके वजह से अल्सरेशन हो सकता है वो, और उस इवन अल्सरेशन के बाद इट मे परफोरेट टू द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईज। ओके, आई थिंक आई एम अप क्लियर अप टू दिस। अब बात करते हैं टीयर फिल्म टेस्ट्स की। टीयर फिल्म टेस्ट, इसके अंदर जो मैंने अभी दिखा रखा है पिक्चर के अंदर, तो ये तो शिमर टेस्ट का एक पिक्चर है, लेकिन एक और टेस्ट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ TBUT, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। तो क्या है ये एक इट इज़ अ इंटरवल बिटवीन कंप्लीट ब्लिंक एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राई स्पॉट्स ऑन द कॉर्निया। ठीक है, तो एक
इंटरवल है, एक बार ब्लिंक करने के बाद जो फर्स्ट स्पॉट्स दिखेंगे हम लोगों को कॉर्निया के ऊपर, दैट इज़ द ब्रेकअप टाइम। ओके, तो सबसे पहले इसे परफॉर्म कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरेसेंट स्ट्रिप लेंगे, पेशेंट्स आई को एनेस्थेसाइज करेंगे बाय पुटिंग अ पैराकेन और समथिंग, एंड आफ्टर दैट हम लोग उसके आई को स्टेन करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व द पेशेंट इन कोबाल्ट ब्लू फिल्टर इन अ स्लिट लैम्प। ठीक है, जनरली जो स्पॉट्स आने के टाइम है वो रेंज कर सकते हैं 15 to 35 सेकेंड्स। ओके, ये नॉर्मल वैल्यूज़ है। अगर 15 to 35 सेकेंड्स के बाद उसका नॉर्मल स्पॉट्स दिख रहा है, 15 to 35 सेकेंड्स के बाद स्पॉट्स दिख रहा है, तो दैट विल बी द नॉर्मल थिंग। ओके, नॉर्मल थिंग। बट द वैल्यूज़ लेस देन द 10 सेकेंड्स, अगर वैल्यू 10 सेकेंड से कम है तो दैट विल बी द अनस्टेबल टीयर फिल्म। ओके, तो ये इतनी सी बात है। टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम मेज़र करते हैं, पहले फ्लोरोसेंट डाइड स्ट्रिप से उसको स्टेन करेंगे पेशेंट्स आई को, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे फॉर 15 to 35 सेकेंड्स के अंदर अगर ब्रेकअप टाइम है, लाइक स्पॉट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पॉट्स अगर 15 to 35 सेकेंड्स तक आ जा रहे हैं तो दैट विल बी द स्टेबल टीयर फिल्म। अगर वैल्यूज़ उससे भी कम है, लाइक 10 सेकेंड्स की वैल्यू है, तो दैट विल बी अनस्टेबल टीयर फिल्म। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। अब एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है, दैट इज़ शिमर्स टेस्ट। शिमर्स टेस्ट, तो मैंने आपको याद करो, अगर सबसे स्टार्टिंग में याद करोगे तो मैंने बताया था दो तरीके के बेसिकली सिक्रेशंस होते हैं, एक बेसल सिक्रेशन, एक रिफ्लेक्स सिक्रेशन। तो इसका इंपॉर्टेंस यूटिलाइज करते हुए शिमर टेस्ट हम लोग करते हैं। बेसिकली एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप का नाम होता है वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर, जिसका साइज होता है 5 into 35 mm ऑफ स्ट्रिप होती है। वी फोल्ड अप टू 5 mm ऑफ स्ट्रिप और हम लोग इसको 2/3 ऑफ द मीडियल कैंथस एंड 1/3 ऑफ द लेटरल कैंथस की तरफ लगाते हैं, एज शोन इन द फिगर। थोड़ा स्लाइड यहाँ इस रीजन में हम लोग इंस्टॉल करेंगे ये स्ट्रिप को, और पेशेंट को बोलेंगे या तो आई क्लोज कर ले या तो आई ओपन कर ले। इफ़ यू डू द टेस्ट आफ्टर 5 minutes, आप रिकॉर्ड करेंगे कि कितना टीयर वेट हुआ, कितना स्ट्रिप जो है वेट हुआ। उस वेटिंग से हम लोग को पता चल जाएगा कि ड्राइनेस कितने लेवल तक का है। एक वैल्यूज़ अगर 5 to 10 mm है, दैट विल बी द इंडिकेटिव ऑफ माइल्ड केराटोकंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस सिक्का, एंड वैल्यूज़ लेस देन द 5 mm विल बी द सीवियर केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। ओके, तो 15 से 10 है। तो ये शिमर टेस्ट भी जो होता है ना, 3 तरीके का शिमर टेस्ट होता है, शिमर्स 1, शिमर्स 2 एंड शिमर्स 3। तो फर्स्ट जो शिमर टेस्ट होता है उसमें हम लोग रिफ्लेक्स प्लस बेसल टीयर को कंसिडर करते हैं। ओके, इसमें रिफ्लेक्स हो रहा है क्योंकि हम लोग वो फिल्टर पेपर उसके आई को टच करेगा तो स्टिमुलस मिल रहा है उसको, तो उसके वजह से रिफ्लेक्स सेक्रेशन भी होगा और बेसल सेक्रेशन होगा। तो फर्स्ट टेस्ट में हम लोग रिफ्लेक्स और बेसल टीयर का मेजरमेंट करते हैं। शिमर्स 2 क्या होता है, हम लोग इसके अंदर एक एनेस्थेटिक ड्रॉप डाल देंगे, ड्रॉप डाल सकते हैं या ऑइंटमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग मेज़र करेंगे तो तो उस केस में क्या होगा, जैसे एनेस्थीसिया डाला हमने आइज़ में तो रिफ्लेक्स जो था स्टिमुलस तो वो तो ख़त्म हो गया, तो स्टिमुलस जैसे ख़त्म हुआ तो वी विल मेजर ओनली बेसल सिक्रेशन। थर्ड जो शिमर्स है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉटन बड लेके उसके नेजल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, तो सी वेदर द लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड अदर ग्लैंड्स आर फंक्शनल और नॉट। ओके, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, शिमर फर्स्ट मेजर 2 थिंग्स, शिमर 2 मेजर 1 थिंग एंड शिमर 3 मेजर्स नोज थिंग। ओके, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ग्रेडिंग की हम बात करें तो लेवल 1 जो होती है माइल्ड होती है, सेकंड जो होती है मॉडरेट होती है, थर्ड सीवियर ड्राइनेस एंड फोर्थ इज़ वेरी सीवियर।
एट लास्ट ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट देखें, सबसे पहले ये दिमाग में डालना ज़रूरी है कि एट प्रेजेंट टाइम देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर द ड्राई आई, देयर नो लाइक थंब रूल फॉर ड्राई आई टू क्योर। ओके, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका एक टेम्प्रेरी इलाज दे सकते हैं। तो टेम्प्रेरी इलाज कैसे देंगे, तो सबसे पहले टीयर सब्स्टिट्यूट से उसको बोलेंगे यूज़ करने के लिए। टीयर सब्स्टिट्यूट सच एज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज डेरिवेटिव जो होते हैं, मिथाइल सेलुलोज, हाइपरमेलोज एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं फॉर द सप्लीमेंटेशन ऑफ द टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स। तो ये ड्रॉप्स के फॉर्म में हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगली बात, एंटी इन्फ्लेमेटरी। मेन मैंने जब डेफिनेशन बताया था तब उस टाइम बताया था इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑक्यूलर सरफेस। तो इन मेन हम लोग को किसी भी डिजीज़ के अंदर अगर हम लोग को ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। तो मेन जो कॉज आ रहा है यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो वी कैन गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। वी कैन यूज़, हम लोग यहाँ पे लो एक्टिंग स्टेरॉइड सच एज फ्लोरोमिथेलोन और डेक्सामिथेनोज यूज़ कर सकते हैं। Topical cyclosporin 0.5% is reported to very effective drugs in the case of the recent studies. Okay, अब बात करते हैं कुछ फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लाइक ओमेगा 3 एंड 6 जो आपके फिश ऑयल में, फ्लैक्स सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी इस मेडिकेशंस में वो भी इस कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ओके, एट अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट इसका अभी प्रूफ नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज़ इफेक्टिव, रियली इफेक्टिव और नॉट। बात करते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या है? म्यूकोलाइटिक्स आर द मेडिसिन दैट मेक्स द म्यूकस वेरी थिक एंड स्टिकी। ओके, लेस थिक, सॉरी, म्यूकोलाइटिक्स आर द सब्सटेंस विच मेक्स द म्यूकस वेरी लेस थिक एंड स्टिकी, जिसके वजह से उसके अंदर का रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो कम हो जाएगा एंड इट विल ईजिली इट कैन फ्लो। अब लास्ट में आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग विदाउट दवा, विदाउट सप्लीमेंटिंग टीयर ड्रॉप्स और समथिंग हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेटिव थेरेपी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, उनको सजेस्ट करना है कि दे शुड इंक्रीज देयर रूम टेम्परेचर, दे शुड डिक्रीज देयर रूम टेम्परेचर which helps in the moisten the chambers and which helps in maintenance of the anterior chamber. ओके, तो पहले हम लोग रूम टेम्परेचर्स के साथ, अगर एसी में बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो वो एसी में ना बैठें, ब्लिंकिंग रेट को आप हाई करें। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं while you work on the computers. ओके, अगर कॉज की बात करें कि अगर हो सकता है तो विटामिन ए के डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो हम लोग विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राई आई डिजीज़। मैंने इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट कवर किया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो लव टुवर्ड्स ऑप्टोमेट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।